वेलकम बैक। मुझे टेलीलाइन पे ज्वाइन किया है उज़मा रियाज साहब। आप पीटीआई की एमएनए हैं, बड़ी वोकल हैं। उज़मा साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब। अब अपोजिशन यानी कि जो अब गवर्नमेंट में है वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब इक़्तिदार के लिए बेताब हैं। ये सब तनकीद, ये सख्त सख्त लहजा इक़्तिदार के लिए, जिस तरह उससे इक़्तिदार गया है उससे वो जो है ना बेताब हो रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए जी, खान साहब अगर इक़्तिदार के लिए बेताब होते, ये इक़्तिदार को अपने हाथ से ना जाने देते तो कभी भी वो इस तरह के डिसीजंस ना लेते। लाइक जिस तरह से उन्होंने अमेरिका के सामने कहा एब्सोल्युटली नॉट, उन्होंने कहा अड्डे हम नहीं देंगे, उन्होंने कहा हम आईएमएफ की वो शराइत नहीं मानेंगे जिससे हमारे कौम को मसला हो या हमारी आवाम के लिए हम मसले बनाए। अगर हमने वो चीजें देखनी है जो हमारी कौम और मुल्क के लिए बेहतरी में आएंगी, हम वो चीजें देखेंगे। हम अपनी आज़ाद खारजा पॉलिसी बनाएंगे, हम अपनी आज़ाद फॉरेन पॉलिसी के साथ साथ हमारी फ्री इकोनॉमिक पॉलिसी भी होगी और उसको हम अपने हिसाब से लेकर चलेंगे, ना कि हम आईएमएफ के हिसाब से या हम अमेरिका के हिसाब से। अगर खान साहब इन तमाम चीजों को उनकी मान लेते तो आपको पता है कि इक़्तिदार उनसे नहीं जाना था और कभी भी साजिश के तहत जो मुदाखलत की गई और खान साहब को जिस तरह से अपनी इक़्तिदार से हटाया गया, इस तरह से पॉसिबल ही नहीं था कि खान साहब को हटाया जाता। मैं ये समझती हूँ खान साहब के ऊपर ये एलिगेशन लगाना कि वो इक़्तिदार के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, ये अवाम को भी पता है, ये तमाम कौम को पता है कि जी खान साहब इक़्तिदार के लिए नहीं बल्कि अपने मुल्क और कौम की वकार के लिए खड़े हुए हैं। वो अपने मुल्क और कौम की वकार को बढ़ाने के लिए खड़े हुए हैं। तो ये जी इस वक्त आप देख लीजिए जिस तरह से पीटीआई की पॉपुलैरिटी का ग्राफ जिस तरह से बढ़ रहा है, और मैं ये इन लोगों की जो पीडीएम की जो हुकूमत है इसको देख के मैं परेशान हूं कि खुदारा तुम लोग अपने आप को एनआरओ 2 देने के लिए आए हो, अपने केसेस खत्म करने के लिए आए हो, या तुम उस चीज के लिए आए हो कि जब हम इक़्तिदार में थे और तुम कहा करते थे कि पीटीआई के दौर में बहुत ज्यादा महंगाई हो रही है, बहुत ज्यादा लोगों को मसलों के शिकार हो रही हैं, तो आज वो विजन तुम लोगों ने छोड़ के और सिर्फ नैप के कानून को खत्म करना है, अपने केसेस खत्म करने ही हैं और मतलब अपने लिए सब कुछ करना है। इस वक्त तक आप मुझे ये बताएं कि पीडीएम ने अवाम के लिए क्या किया, मुल्क के लिए क्या किया? अभी तक मुझे ये समझ कोई ऐसा कानून बनाया जिससे लोगों को रिलीफ मिलता हो। आप ये देखें पेट्रोल की कीमत कहां से कहां पे चली गई, डीजल की कीमत कहां से कहां पे चली गई, बिजली की कीमत कहां से कहां पे चली गई, और ऊपर से जुल्म तो ये है कि बिजली की कीमत बढ़ाने के साथ साथ 14-14 घंटे 16-16 घंटे आप लोड शेडिंग कर रहे हो और उसके बाद आप ये कहते हो कि जी अभी जो लोड शेडिंग है वो जुलाई के महीने में और ज्यादा लोड शेडिंग होगी। आपको पता है कि जिस वक्त बकर ईद आया करती थी तो कम से कम लोड शेडिंग की जाती थी बल्कि खत्म कर दी जाती थी, और पीटीआई की पिछले 3 साल दौर के अंदर आप लोग देख लें कि कोई लोड शेडिंग नहीं हुई, कोई मसला नहीं हुआ। अब आप देखें इस लोड शेडिंग की वजह से ना सिर्फ हमारी सनतें तबाह हो रही हैं, हमारा आम आवाम उसको सोने के लिए बेचारे को पंखा मैसर नहीं है, गर्मी की इतनी शदीद लहर है। तो आप मुझे बताएं एक आम बंदा जो चैन की नींद ना सो सके वो उठ के वो क्या काम करेगा? हमने तो लोगों को जानी और माली एक परेशानी में मुब्तला करने के साथ साथ हमने तो लोगों को पीडीएम में देखा जाए तो ज़हनी खौफ के अंदर भी हम सब मुब्तला हो चुके हैं। मैं एक सवाल करूं, आपका दौर ठीक है 4.25 साल था, इनके 3 महीने। आप अपने दौर को इनके दौर के साथ कम, आपके दौर में भी महंगाई थी, आपके दौर में पेट्रोल महंगा हुआ था, आपने इंटरनेशनल आईएमएफ के साथ ऐसा मुआहदा किया जो पाकिस्तान की तारीख में ऐसा मुआहदा नहीं किया गया, सब चीज़ें आपने उसके हवाले कर दी। ये तारीख का सबसे बड़ा फैसला था आपके दौर में। जिस तरह, मैं ये नहीं कह रहा
शेख रशीद अहमद साहब कह रहे हैं कि हम ऐसी सुरंगें बिछा के गए हैं इनके लिए, तो ये याद रखेंगे। आपके वुज़रा ऐसे बयानात दे रहे हैं। आप प्राइम मिनिस्टर साहब कहते थे कि यहाँ सऊदी चीन जैसा निज़ाम होना चाहिए, 500 लोगों को लटकाना चाहिए। अगर आपके लोग अभी गिरफ्तार होते हैं, या आपने सहाफ़ियों के साथ क्या किया, मतीउल्लाह जान आपके सामने, बेग साहब आपके सामने, उनके ऊपर तशद्दुद किया, आज आपको सहाफ़ियों का बड़ा दर्द जाग उठा है। इम्तियाज साहब, एक मिनट। हाँ, आपने जो बात की है ना, आपने पिछले दौरे हुकूमत में देखा हुआ था, ये जितने सहाफियों के आपने नाम लिए हैं, इन लोगों का मुकदमा ये कैबिनेट के अंदर लड़ा जा रहा था, इनकी बात सुनी जाती थी। ये जो हमारी कमेटी है जी, इसकी ब्रॉडकास्टिंग की जो हमारी कमेटी थी, जिसके लतीफ साहब जो हैं, जावेद लतीफ साहब जिसके चेयरपर्सन थे, यहाँ पे हर महीने 2 दफा उस कमेटी की मीटिंग होती थी और तमाम सहाफियों को सुना जाता था, इनके ऊपर डिसीजंस लिए जाते थे। ये आप कैसे कह सकते हैं कि हमारे दौरे हुकूमत में किसी सहाफी की बात नहीं सुनी गई, या उनको कैबिनेट में पेश नहीं किया गया, या वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का वो इजहार नहीं कर सके। सब कुछ होता रहा उस वक्त भी, कभी इस तरह से इस किस्म के एक्ट नहीं हुए। अभी आप जो जिस तरह से आपने बात की कि हमने IMF के साथ मुआहिदा किया, इम्तियाज साहब मैं आपसे कहती हूँ ना, वो मुआहिदा आप लाके अवाम को बताएं ना कि हमने क्या मुआहिदा किया था, उसको पब्लिक होना चाहिए। अगर आप लोगों अगर PDM सच्ची है और PDM कहती है कि हमने गलत मुआहिदे IMF के साथ किए थे, तो मुआहिदा पब्लिक कर दीजिए ताकि लोगों को भी पता चल जाए। अगर हम इस किस्म के मुआहिदे करते तो हम कभी भी इक़्तिदार से वापस ना आते। आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि इस वक्त वाहिद खान साहब है जो अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के अपने मुल्क और कौम के वकार के लिए खड़ा रहा। उसने कहा बस 70 साल से हम लोगों ने बहुत कुर्बानियां दे दी, अब मजीद कुर्बानियां नहीं दे सकते। तो आज जिसका खमियाजा हमें PDM की शक्ल में भुगतना पड़ा। आप कैसी बातें करते हैं इम्तियाज साहब? ठीक है। एक सवाल बुशरा बीबी साहिबा, काबिल एहतराम है मेरे लिए। बुशरा बीबी साहिबा की ऑडियो आपके सामने है, और फराह गोगी के ऊपर अगर हम कोई सवाल करते हैं सहाफ़ी, आपको इतना गुस्सा क्यों आता है आपकी क़यादत को? आप ट्विटर के ऊपर बदतमीजी करते हैं, आप लोग गालियां देते हैं। दूसरी तरफ फरियाल टालपुर साहिबा को आप रात को हॉस्पिटल से जेल लेके गए, ईद की रात थी, क्या वो खातून नहीं थी? वो किसी की बहन नहीं थी? वो किसी की बेटी नहीं थी? उसके साथ ऐसा सलूक, अगर बुशरा बीबी का सिर्फ नाम लेते हैं तो आप चीख पा हो जाते हैं, कहते हैं कि नहीं ऐसा हो नहीं सकता, बापर्दा खातून है। क्या कहेंगी इसके ऊपर? देखिए जी, बुशरा बीबी की जहां तक आप बात कर रहे हैं ना, उनके पास कोई पब्लिक ऑफिस मौजूद नहीं है। उनको घसीटना, या आप जिस तरह से खान साहब की बहन के नाम लेते थे उनको आप घसीटते हैं। फरियाल टालपुर साहिबा के पास पब्लिक ऑफिस नहीं है, वो जस्ट MNA है, उसके पास कोई ओहदा नहीं रहा, न पहले रहा न अभी रहा। देखें जी, सियासी लिहाज से, घराने के लिहाज से जमीन आसमान का फर्क है बुशरा बीबी और फरियाल टालपुर में। MPA वो नहीं MNA रही है, MNA MPA रही है, बस MPA के पास जो पब्लिक ऑफिस तो नहीं होता, मिनिस्टर हो, कोई पोर्टफोलियो, तब आप अकाउंटेबिलिटी करें ना। बात सुन लीजिए। हुकूमत के अंदर तो वो रही ना, हुकूमत के अंदर थी, उनका सियासी इन्फ्लुएंस था। वो बुशरा बीबी का भी था, 5% ज्यादा था CM के पास, 95% ज्यादा था बनी गाला। बात सुन लीजिए ना, पहले मेरी बात तो कंप्लीट होनी थी। आप लोग जी उनकी बात करते हैं, हम ठीक है जी, हम भी बात करते हैं, बुशरा बीबी को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले आप उनको तो डिस्कस कीजिए। आज मरियम साहिबा कौन सी वजीर आजम है कि आज उनको वजीर आजम को प्रोटोकॉल आप दे रहे हैं? क्यों नहीं इस चीज को डिस्कस करते? मनी लॉन्ड्रिंग इन लोगों ने की, मुल्क कौम का पैसा उठा के बाहर शिफ्ट किया, क्यों नहीं इस चीज के ऊपर बात करते और तहकीकात कराते कि इसके ऊपर कहते हैं कि जी सब मिलकर तहकीकात करें और इन चीजों को लेकर आए।
भाई मेरे वो बात करो जिससे मुल्क और कौम को नुकसान हुआ। आज ऑफशोर्स कंपनियां बनी, वो जो बेम्बिनो सिनेमा की टिकट भेजा करते थे, वो जो लोहार का काम करते थे, वो आज अरबों खरबोपति बन गए। आज उनकी सराय तो मालूम करो कि अरबों खरबोपति किस तरह से बन गए। उन चीजों को आप लोग नाम नहीं देते, लेकर आप आ जाते हैं। मैडम एक सवाल करूं। एक मिनट सुन लेना मेरी बात। आप लोग उनके ऊपर तो बात करने के लिए तैयार नहीं है। जब कोई इशू आप लोगों को नहीं मिला तो आप लोगों ने फराह गोगी को निकाल लिया, आप लोगों ने बुशरा बीबी को निकाल लिया। ओ भाई मेरे, बुशरा बीबी कौन सी पब्लिक उसमें थी जो आप उसको कहते हैं? या मतलब एक अगर किसी पहले तो ये है कि जो वीडियो है, जो ऑडियो कॉल उसकी है, ये वो तो है ही फेक है, ठीक है। वो तो गलत ऑडियो कॉल को आप लोगों ने काट कूट के जिस तरह से अपना दिल चाहता था उस तरह से बना के आप लोगों ने कर दिया। अल्लाह के बंदे, खान साहब वजीर आजम रहे, खान साहब के ऊपर बात करो। खान साहब की कैबिनेट के जो बंदे थे उनके ऊपर बात करो। जिनके ऊपर एलिगेशन खान साहब को पता चली, उन्होंने उठा के अपने उन कैबिनेट के बंदों को जो उनके नियर और डियर थे, उन्होंने उनको उठा के साइड पे कर दिया। खान साहब की आपको कोई करप्शन नजर नहीं आई, उनकी औलाद की आपको कोई करप्शन नजर नहीं आई, उनकी और किसी रिश्तेदार की करप्शन नजर नहीं आई। आप लोग उठाती हैं और जी इस किस्म की बातें करने लग जाते हैं, जबकि जरदारी साहब की पूरी फैमिली करप्शन में इन्वॉल्व है। मसलन कोई मुझे साहब की पूरी फैमिली एक सवाल करूं, एक छोटा सा सवाल। अब बुशरा बीबी साहिबा कोई आसमान से उतर के आई हैं? बिल्कुल नहीं। एक बात ना, फराह गोगी साहिबा कोई आसमान से उतर गए? बेम्बिनो सिनेमा की कभी कहानी आपने वैसे पढ़ी है, सुनी होगी मेरे ख्याल से, और आप कराची में भी रही हैं। बेम्बिनो सिनेमा किस तरह जरदारी साहब के वालिद साहब ने ली थी, हाकिम अली जरदारी साहब, किस सन में ली गई थी? जब बन रही थी वो उसके ओनर थे, टिकट बेचने वाले नहीं थे। यही तो मसला था। उस टाइम ये रियल एस्टेट का भी काम करते थे, प्लॉट भी खरीदते थे। पहले तो हिस्ट्री तो आप अपनी मैडम सेट करें ना, सुनी सुनाई बातों में तो नहीं करें ना। यही सारा कुछ फराह गोगी का वही तो बात है ना, वो भी इस रियल एस्टेट का काम कर रहा है, वो भी जमीनें जायदादें खरीद रहा है और बेच रहा है। उधर से आप लोगों को नजर नहीं आता? फराह गोगी और फरियाल टालपुर में जमीन आसमान का फर्क है। बुशरा बीबी और फरियाल टालपुर में जमीन आसमान का फर्क है। वो पहले भी जमींदार थे, आप पहले भी उनके वाले साहब एमएनए रह चुके थे। आप देखें तो सही चीजें ना, ज्यादती ना करें ऐसी। बड़ी मेहरबानी। एक मिनट हाँ दे जवाब दे। देखें एक मिनट, अगर हाकिम अली जरदारी साहब एमएनए थे उस वक्त के एहसास से और एमएनए बनने के बाद के एहसास से ये भी कंपेयर करें कि आया आज मेरे एहसास से ना बने, मेरा 1 रुपए का भी एहसास ना बना, तो मुझे समझ नहीं आती कि ये लोग जब अपने इक्तिदार में आके इस तरह से अपने एहसास से बनाते हैं तो उसकी भी तो इन्वेस्टिगेशन आप करवा लेना। अगर वो रियल एस्टेट का काम करे और फराह गोगी का हस्बैंड अगर काम करे। मैं एक सवाल और कर लूं आपके पास, मैं एक सवाल, और वो ठीक है। आप मुझे ये बताएं, वजीर आजम का ओहदा कितना जबरदस्त ओहदा होता है, उसकी डिग्निटी क्या है, रेस्पेक्ट क्या है? जबरदस्त है ना, जबरदस्त है। जरदारी साहब के ऊपर भी तोशाखाना का आपने केस किया। नवाज शरीफ के ये पहला वजीर आजम था जिसने तोशाखाने की चीजें बेच दी। मेरे भाई बेच वजीर आजम चीजें बेचे, उससे ओहदे की तो रेस्पेक्ट की जाती ना। वजीर आजम का काम होता है चीजें बेच दे। इमरान देखिए, इम्तियाज साहब एक बात, 20% देकर चीजें बेच दी। एक मिनट आप बात सुने ना। इस वक्त आप लोग पीडीएम की हुकूमत है ना, इक्तिदार में है ना, 15 साल का, ज्यादा मैं कहती ही नहीं हूं, 15 साल तोशाखाना का रिकॉर्ड निकालें, किसने क्या निकाला, किसने कितने का लिया, किसने किस तरह से बेचा, और कानून बनाने वाले कौन थे? ये इन्होंने ही कानून बनाया हुआ था कि तोशाखाना से आप 5% या 10% उसकी कीमत अदा करके आप चीज उठा के लेके जा सकते हैं। इन्होंने तो चीजें लेके गया, लेकिन बेचना कहां? लेकिन बात सुन ले, मेरी बात कुर्सी पे होकर वजीर आजम चीजें बेचे। नहीं, ये पहला वजीर आजम है जिसने खरीदा और बेचा, खरीदने और बेचने का काम। शो में अंदर नहीं आऊंगी, देखिए आप बात सुनते नहीं है, ये तो फायदा नहीं हुआ ना। देखिए तोशाखाना का निकाल लेना, 15 साल का रिकॉर्ड निकाल लीजिए, उसमें देख ले कौन से वजीर आजम ने कौन सी चीज कितने में खरीदी, किस कानून के तहत खरीदी, आया वो कानून उसके ऊपर लगता था, नहीं लगता था। खान साहब ने अगर निकाली, उसने बेची,
गलत किया, इनको भी काउंटर करते ठीक है, हैं और ठीक। उनको भी करते हैं, देख लेते हैं। बड़ी मेहरबानी। जिसका भी ब्लेम आता है उसको सजा होनी चाहिए। बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। उस्मान रियाज साहब पीटीआई के मैंने उनका मौके आ गया ना ब्रेक जो टाइम था ब्रेक हम पता